एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सी के 2023 के क्वेश्चंस गेट के। सो क्वेश्चन मतलब 88 से स्टार्ट करते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है उन्होंने, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ गिवन बाय स्टेट पोस्टुलेट। ठीक है, तो ए वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम इज़ गिवन बाय स्टेट पोस्टुलेट। एंड सेकेंड इज़ the state of simple compressible substance is completely specified by two independent intensive properties। ठीक है, तो simple compressible substance क्या होता है, where only mechanical changes are prevalent। मतलब जहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल चेंजेस प्रिवेलेंट होते हैं और बाकी का जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो बाकी सारी चीज़ें होती है वो रिलेवेंट नहीं होती है। तो इस टाइप के सब्सटेंस के साथ डील करने के लिए हमें किसी भी दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर पता है, लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, सो वी कैन कम्प्लीटली स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस। ओके, सो बोथ दी स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट व्हेन इट इज़ अप्लाइड टू सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, तो योर ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now coming to the second question, which of the following is an extensive property of the system? So what is extensive property? Extensive property सबसे पहले तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दो टाइप की होती है, दैट इज़ पहला होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है एक्सटेंसिव। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास प्रेजेंट इन द सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो प्रेशर टेम्परेचर ये तो पता है हमें पहले से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो डेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, बिकॉज रो इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ वॉल्यूम पर यूनिट मास। सो एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मतलब पर जैसे कि वॉल्यूम हमारा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर उसको हम मास से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज वॉल्यूम इज़ आवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हेन वी डिवाइड इट बाय मास इट बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट्स वाई डेंसिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ओनली टोटल मास इज लेफ्ट विच इज़ नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90। क्या रखा है उन्होंने, वी हैव टैंक लाइक दिस, ओके, whose total volume is V and contain homogeneous mixture of two ideal gases A plus B। ठीक है, A और B का मिक्सचर है इसमें at temperature T। ठीक है, एंड प्रेशर P। V इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। ठीक है, ये हमारा है टैंक, V है इसका टोटल वॉल्यूम और T और P प्रेशर है। ठीक है, तो A देख लेते हैं, A के Na मोल्स प्रेजेंट है इस टैंक में, और B के हमारे Nb नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, similarly Pa is partial pressure of A and Pb is partial pressure of B। So we know that total pressure can be written as sum of partial pressure for an ideal gas। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। Similarly what we can write is this is about total pressure, so we can express अभी इसको हमें पता है पी वी इज़ इक्वल टू एम आर टी होता है। ठीक है, वेयर 1 सेकेंड एंड वी आर डीलिंग विथ मोल्स, सो इट इज़ पी वी इज़ इक्वल टू एन आर बार टी, वेयर आर बार इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर किलोमोल केल्विन। ठीक है, तो ये टोटल के लिए हो गया। सो दिस इज़ फॉर टोटल। सिमिलरली वी कैन राइट दिस फॉर gas A, so it is nothing but Pa, and since it is an ideal gas it will occupy the entire volume, so PaV is equal to Na R bar, and temperature will also will remain same. Okay.
and similarly we can write PBV times NB R bar T. So this is say your equation number 3 4. So if we divide equation 3 by 4, ओके, सो क्या आ जाएगा हमारा PA बाय, इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो ये आएगा PA बाय PB इज इक्वल टू NA बाय NB. ठीक है, ये आ गया हमारा से इक्वेशन नंबर 5. तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता है P इज़ नथिंग बट इक्वल टू PA प्लस PB. एंड एक चीज़ के लिए कर लेते हैं पहले. सो PB को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा PB इज़ नथिंग बट PA टाइम्स NB बाय NA. ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड PA एंड PB. सो इन टर्म्स ऑफ P एंड NA एंड NB, तो यहाँ से PA कॉमन हो जाएगा. सो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस NB बाय NA. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी दिस इज़ P. सो P इज़ इक्वल टू PA NB प्लस NA अपॉन NB. ठीक है, नहीं सॉरी नीचे NA था ना, तो इट इज़ NA. ठीक है, तो ये इधर चले जाएगा बिकॉज हमें PA की वैल्यू चाहिए. तो PA क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, PA इज़ नथिंग बट NA अपॉन NB प्लस NA टाइम्स P. ठीक है, ये आ गया आपका PA. सिमिलरली PB क्या आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो PB इज़ इक्वल टू NB बाय NA टाइम्स PA. एंड PA का एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया है, दैट इज़ NB बाय NA एंड PA इज़ नथिंग बट NA अपॉन NB प्लस NA. ओके, टाइम्स P. तो NA कैंसल, सो इट इज़ NB अपॉन NB प्लस NA इंटू P बाई PB. तो P और PB की वैल्यू आ गई. तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है A. ठीक है, तो हमें प्रेशर दिया हुआ था, मतलब टोटल प्रेशर दिया हुआ था, तो हमें PA और PB को NA और NB के टर्म में एक्सप्रेस करना था, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है. ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले ना ऑटो साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं TS प्लॉट पे. ठीक है, सो लेट अस से दिस इज़ S, दिस इज़ T. तो ऑटो साइकिल में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. ओके, सो 1 से 2 हो गया कंप्रेशन. और या मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इफ़ एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल एंड एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल ऑपरेट ऑन द सेम कंप्रेशन रेशियो, तो RC इज़ सेम. RC सेम का मतलब क्या होता है, V1 V2, मतलब जो कंप्रेशन की स्टेट्स है ना, मतलब 1 2 सेम फॉर बोथ साइकिल्स. मतलब ऑटो साइकिल के लिए भी 1 और 2 स्टेट कॉमन है और डीजल साइकिल के लिए भी 1 और 2 स्टेट कॉमन है. ठीक है, तो हमें पता है कि थोड़ी कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले ऑटो साइकिल बना लेते हैं. सो 2 से 3 हो जाएगा. ठीक है, दैन 3 से 4, 2 से 3 इज़ नथिंग बट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. ठीक है, 3 से 4 इज़ नथिंग बट आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 से 1 इज़ नथिंग बट आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तो ये 1 2 3 4 क्या हो गया हमारा ऑटो साइकिल. 1 2 3 4 इज़ ऑटो. सिमिलरली उन्होंने सिर्फ क्या पैरामीटर दिया है कि RC सेम है बोला है. तो एक दो केसेस क्या हो सकते हैं, या तो RC के साथ मतलब हम QH फिक्स कर देते हैं, मतलब QH दोनों का सेम रहेगा, मतलब जो हीट एडिशन होगा वो दोनों का सेम रहेगा, या तो QL फिक्स कर देते हैं. ठीक है, दोनों केस में देखते हैं क्या होगा. तो सबसे पहले अगर हमने QL फिक्स कर दिया, मतलब 4 से 1 कंप्रेशन रेशियो तो सेम ही है, और 4 से 1 वाला मतलब वी नो दैट ना एरिया अंडर एनी प्रोसेस प्लॉटेड ऑन TS प्लॉट गिव्स हीट ट्रांसफ़र इफ इट इज़ प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस. ठीक है, मतलब 1 और 4 को 4 के अंडर का एरिया अगर निकालना है तो वो क्या देगा, 1 और 4 के बीच में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है. सो हाँ, मैं कहाँ पे था, सबसे पहले हमें क्या फ़िक्स करना है, सबसे पहले हम QH फिक्स करके देखते हैं. ठीक है,
तो क्यू एच फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 2 तो स्टेट कॉमन है और हमें पता है कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज़ लेस देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टी एस प्लॉट। ठीक है, तो डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और वो इससे कम स्टीप रहेगा, मतलब स्लोप कम रहेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हमें क्या करना है, हीट एडिशन सेम रखना है। ठीक है, तो जब हीट एडिशन सेम रखना है तो ये वाला यहाँ तक तो आएगा नहीं, 3 तक, 3 से आगे जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बोल देते हैं हम उसको 3 एंड इसको हम बोलेंगे 4। तो कंस्टेंट क्या है पहले वाले के हिसाब से, मतलब क्यू एच फिक्स के हिसाब से, हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 इज सेम एज हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3। ठीक है, तो इस साइकिल में क्या सेम है, हीट ट्रांसफ़र मतलब हीट सप्लाइड सेम है। ठीक है, और हमें इफ़िशियंसी पता है क्या होती है, इफ़िशियंसी इज़ नथिंग बट 1/1/Q लोअर बाय Q हायर। ठीक है, सो दिस इज़ फिक्स्ड फॉर बोथ द साइकिल। तो मतलब आरसी सेम होने के अलावा ये 2 कंडीशन के लिए चेक करके देखना है दोनों में क्या आता है। तो इसके लिए पहले हमने QH वाली कंडीशन पिक की है। तो QH वाली कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा, हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 से 4 में हीट रिजेक्शन ज़्यादा है। 1 से 4 कौन सी साइकिल है, डीजल साइकिल। सो डीजल साइकिल QL इज़ ग्रेटर दैन ऑटो साइकिल QL। तो जब QL डीजल साइकिल का बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, डीजल साइकिल की ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन ऑटो। और अगर ये बड़ी है तो इफ़िशियंसी क्या होगी, लेस देन ऑटो। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल विल बी ग्रेटर देन इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। ठीक है, ये तो पहला केस था कि QH फिक्स है, मतलब हीट एडिशन सेम रखा है हमने। अभी दूसरे वाले केस में आ जाते हैं। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। सो दिस इज़ योर ऑटो साइकिल। फिर से हमारे पास क्या है, या कंप्रेशन रेशियो सेम है। ठीक है, और हमें क्या करना है, अभी हीट रिजेक्शन सेम रखना है, QL फिक्स रखना है। तो 1 से 4 वाला एरिया दोनों साइकिल के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो कंप्रेशन रेशियो भी सेम है और कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप भी क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। तो अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे और हमें 4 वाली स्टेट पे जाना, मतलब हमें एक्सपांड इस तरीके से करना है ताकि हमारा जो एंड ऑफ एक्सपांशन हो वो क्या हो, स्टेट 4 ही हो, बिकॉज हमें 4 to 1 वापस जाना है, बिकॉज हमें QL फिक्स रखना है। ठीक है, QL सेम रखना है दोनों के लिए। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 2-3 के अंदर जो एरिया है वो क्या है, QH फॉर ऑटो। ठीक है, और 2-3 के अंदर जो एरिया है वो क्या है, QL फॉर डीजल, सॉरी QH फॉर डीजल। और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 2-3 वाला एरिया 2-3 वाले एरिया से ज़्यादा है, तो QH ऑफ ऑटो इज़ ग्रेटर दैन QH ऑफ डीजल। सो QL फिक्स है। ठीक है, तो जब QL फिक्स्ड है, ये किसके लिए ज़्यादा है, ऑटो के लिए ज़्यादा है। ये जब ऑटो के लिए ज़्यादा है तो ये वाली क्वांटिटी ऑटो के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी लेस फॉर ऑटो। ओके, सो दिस टर्म विल बी लोअर इन केस ऑफ ऑटो साइकिल। सो 1 माइनस दिस टर्म विल बी QL बाई QH विल बी हायर फॉर ऑटो साइकिल। ठीक है, तो 1 माइनस ये हायर है, मतलब इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज़ हायर। सो इन दिस केस ऑल्सो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज़ ग्रेटर दैन इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। ठीक है, तो जब कंप्रेशन रेशियो सेम होता है तो चाहे आप हीट रिजेक्टेड सेम रख लो या तो हीट एडेड सेम रख लो, दोनों केस में ऑटो साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डीजल साइकिल। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन। क्या बोल रखा है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सही है ये, बिकॉज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही एंट्रोपी की बात करता है वो।
एंड एंट्रोपी ऑफ एनी नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये गलत है बिकॉज क्यों, वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात करता है. थर्ड लॉ दैट इज एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट जीरो एब्सोल्यूट जीरो इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, तो इन्होंने नॉन क्रिस्टलाइन बोला इसलिए ये गलत है. सो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑर्डर. मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑर्डर मीन्स मिनिमम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, मतलब एंट्रोपी कम से कम होगी एट एब्सोल्यूट जीरो. तो ये वाले भी स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला. एंड थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज मैक्सिमम, ये गलत है बिकॉज एट एब्सोल्यूट जीरो थर्मल एनर्जी वोंट बी मैक्सिमम. ठीक है, बिकॉज ज़ीरो डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, अगर थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो डिसऑर्डर तो ज़्यादा ही रहेगा ना. सो इट विल कॉन्ट्राडिक्ट द थर्ड लॉ. दैट्स वाई आवर ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट. सो हियर वी हैव आई थिंक ऑप्शन सी. ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ सिमिलरली एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस का क्या करना है, कैसे डिफाइन किया है. तो बल्क मॉड्यूलस कैसे डिफाइन करते हैं, बल्क मॉड्यूलस इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, अगर इसको लिमिटिंग सेंस में ले ले तो इट इज़ नथिंग बट डो पी बाय डो वी टाइम्स वी. ठीक है, तो यहाँ पे की टर्म क्या है, एडियाबैटिक. ठीक है, एडियाबैटिक बोला है इसलिए वी विल कंसिडर इट एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी. ठीक है, मीन्स वी विल नॉट चेंज एंट्रोपी. इफ दे हैव सेड आइसोथर्मल देन एट द प्लेस ऑफ एस वी वुड हैव रिटर्न टी. ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है एडियाबैटिक, तो हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक मान के ये वाली चीज़ निकाल लेंगे. और यहाँ पे माइनस साइन आता है. क्यों आता है माइनस साइन, बिकॉज जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है. प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है. तो वेन एवर डेल्टा पी इज़ पॉजिटिव डेल्टा वी विल बी निगेटिव. सो दिस टर्म डेल्टा पी बाय डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी विल बी negative. And K is a property of a substance. So in order to keep it positive we apply negative sign from our end so that K क्या निकल गया है, पॉजिटिव निकल गया है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, माइनस वी डी पी बाई डी वी अपॉन डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस. ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 94. क्या दे रखा उन्होंने, इंसुलेटेड रिजिड टैंक. ओके, वी हैव अ टैंक विच इज़ रिजिड एज वेल एज इंसुलेटेड. ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफ़र तो ज़ीरो हो जाएगा इसमें और चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा. वॉल्यूम विल नॉट चेंज एंड नो हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस. इसका इंटरनल वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब. ठीक है, इट कंटेन्स अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर ऑफ वाटर एट 200 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर इज़ 200 डिग्री सेल्सियस एंड इट कंटेन सैचुरेटेड वाटर लिक्विड वाटर वेपर मिक्सचर. लिक्विड वेपर मिक्सचर. ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे टैंक के अंदर लिक्विड वेपर मिक्सचर है जिसका क्वालिटी क्या है, सपोज वी कॉल इट एज स्टेट 1. तो x1 इज़ नथिंग बट 0.75. ठीक है, तो क्वालिटी दे रखी है और एक ही स्टेट है. तो उन्होंने क्या बोला है, अगर मिक्सचर की क्वालिटी 0.75 है तो मास का मिक्सचर क्या होगा. सो बाय डेफिनेशन वी नो दैट क्वालिटी इज़ नथिंग बट मास ऑफ गैस और वेपर, सैचुरेटेड वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ गैस, मतलब टोटल मास. ठीक है, तो एट 200 डिग्री सेल्सियस वो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर फॉर्म में है एंड वी हैव टोटल वॉल्यूम विथ अस विच इज़ नथिंग बट 2 मीटर क्यूब. तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें निकालना है m टोटल. ठीक है, तो x इज इक्वल टू एम जी बाई एम टोटल विच इज़ नथिंग एम टोटल इज़ इक्वल टू एम जी बाय एक्स. तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमें वेपर का मास निकालना है. तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वालिटी दे रखी है. ठीक है, और rather than doing this what we will do, so we have total volume with us. ठीक है, we don't know the mass and we know the quality. So specific volume क्या हो जाएगा at this state is nothing but VF plus X times VFG. ठीक है, and our VF is nothing but 0.00151156 plus X is nothing but 0.75 times VFG is nothing but 0.12620.
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड वी नो दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम हैज़ अ यूनिट मीटर क्यूब पर केजी. सिमिलरली टोटल वॉल्यूम हैज़ यूनिट मीटर क्यूब. ठीक है, तो दिस इज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस लिक्विड मिक्सचर. ठीक है, तो ये टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम है. सो वी कैन एक्सप्रेस इट एज स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो अगर हम क्या करते हैं ना, टोटल वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा. वाई? बिकॉज दिस इज़ इन मीटर क्यूब एंड दिस इज़ इन मीटर क्यूब पर केजी. सो मीटर क्यूब विल गेट कैंसल्ड एंड वी विल लेफ्ट विथ केजी इन द व्हाट इज न्यूमरेटर. ठीक है, तो एम टोटल क्या आ जाएगा हमारा, एम टोटल इज़ नथिंग बट टोटल वॉल्यूम इज़ 2 एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ दिस दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो इतना सब रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 20.87 kg विच इज़ योर टोटल मास एंड इट इज़ वेरी मच बिटवीन दिस गिवन रेंज. ठीक है, 20.5 से 21.5 के बीच में ही आ रहा है आंसर. सो दिस इज़ करेक्ट. दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 94. लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दे रखा है उन्होंने, फिर से एक रिजिड ना, एक हमारा है क्लोज टैंक है. ठीक है, टैंक. सो व्हाट इज स्टेट 1, मास है 2 kg, इसमें है आइडियल गैस. ठीक है, अ रिजिड क्लोज टैंक कंटेन 2 kg ऑफ आइडियल गैस एट 500 kPa. सो P1 इज 500 kPa एंड 350 Kelvin. So T1 is 350 Kelvin. A valve is opened and half of the mass of gas is allowed to escape. So state 2 में क्या हो जाएगा, सपोज से दिस इज़ और M1. ठीक है, तो M2 क्या हो गया, आधा मास तो चला गया, मतलब 2 का आधा चला गया, तो आधा बचा है. आधा बचा है मतलब 2/2, मतलब M1/2 इज़ लेफ्ट इन द सिस्टम एट दिस स्टेट. सो इट इज़ नथिंग बट 1 kg. And if the final pressure in the tank, that is P2, is 300 kPa. ठीक है, तो स्टेट 1 में ऐसा था, स्टेट 2 में ऐसा हो गया. फाइनल टेम्परेचर पता करना है. ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर कैसे पता करेंगे, या ओके. सो फ्रॉम स्टेट 1 वी कैन यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट इज़ P1 V1 is equal to M1 R T1. Okay, so from here we can get V1. So it is M1 R T1 by P1. So वॉल्यूम मीन्स आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो इट ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस अवेलेबल. ठीक है, दैट्स वाई V1 एंड V2 विल बी सेम. सो V1 विल बी इक्वल टू V2. तो दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड वी नीड टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड अप्लाइंग इट टू स्टेट 2. सो इट इज़ P2 V2 which we simply can write as V. So P2V is equal to M2 R T2. ठीक है, तो T2 निकालना है. यहाँ पे V का एक्सप्रेशन रख देंगे फ्रॉम 1. इट इज़ M1 R T1 by P1, M2 R T2. R will get cancel. So your P2 is 300, P1 is 500. So yeah, P2 by P1 हो गया. तो हमारा T1 है 350. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में रखना होता है हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन में. ठीक है, और T2 निकालना है हमें. तो ये 350 हो गया एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज M1 इज़ 2 kg एंड M2 इज़ 1 kg. सो दिस इज़ नथिंग बट T2. सो या सो इट इज़ 350 इंटू 2.3/5. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, व्हाट वी हैव इज़ 3 divided by 5 multiplied by 350 multiplied by 2. So 420 will be the answer for this question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाते हैं. क्या दे रखा है उन्होंने, एयर है एट 400 Kelvin एंड 200 kPa is heated at constant pressure. P is equal to C, constant heating. ठीक है, तो स्टेट 1 क्या है इसकी, स्टेट 1 इज़
temperature is 400 Kelvin, pressure is 200 kPa. So this is our state 1, and state 2 is P2 is nothing but equal to P1 is 200 kPa, and similarly T2 is 600 Kelvin. तो एक एयर है, एयर वी विल एज्यूम इट एज आइडियल गैस. सो उसको क्या किया हमने, हीट किया है, सो दैट इट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 to T2. Okay, assuming that internal energy is a function of temperature only, so U is function of temperature only. Okay, the magnitude of change in internal energy during the process. तो change in internal energy निकालना है during the process, that is from 1 to 2. So we know that from the definition of specific heat, du by dt is equal to CV. ठीक है, du by dt. तो हमें क्या निकालना है, du निकालना है, du इज इक्वल टू CV dt. ठीक है, तो अभी हमें उन्होंने क्या दे रखा है, CV एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है. एंड यहाँ पे यही कैच है कि बस CV एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो du क्या हो जाएगा हमारा, du विल बी a प्लस BT प्लस CT स्क्वायर टाइम्स dt इंटीग्रेटेड फ्रॉम 1 to 2, स्टेट 1 to 2. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट AT, BT का इंटीग्रेशन इज़ BT स्क्वायर बाई 2, C का इंटीग्रेशन, C कांस्टेंट है, T स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज़ T क्यूब बाई 3. ठीक है, एंड दिस इज़ फ्रॉम 1 to 2. तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो A, B और C की वैल्यू दे रखी है ना, सब्सटीट्यूट करनी है. ठीक है, बाद में क्या कर लेंगे हम, लिमिट्स रख देंगे. A T2 दैट इज़ A T2 प्लस B T2 स्क्वायर बाई 2 प्लस C T2 क्यूब बाई 3. सो दिस इज़ फॉर पॉइंट 2. सिमिलरली वी हैव A T2 T2 हो गया ना, T1 प्लस B T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस C T1 क्यूब बाई 3. कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज़ रखनी है, T1 की T2 की वैल्यू केल्विन में रखनी है. तो ये सारा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इस रेंज में. ठीक है, सो दिस इज़ द रेंज दैट दे मेंशन इन द ऑफिशियल आंसर की. तो सॉल्व कर लेंगे आप तो आ जाएगा. यहाँ पे कैच क्या था, आपको पता होना चाहिए कि इफ़ इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, देन फॉर एन आइडियल गैस वी कैन राइट इट लाइक दिस, एंड रादर दैन डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग, बिकॉज अगर CV कांस्टेंट होता है तो हम क्या लिखते हैं, फॉर एनी फ्रॉम स्टेट 1 to 2 क्या लिखते हैं हम. So du will become delta U, which is nothing but U2 minus U1. Similarly, if CV is constant, so CV and dt का integration is delta T. Okay, so delta U we can write it as CV delta T when CV is constant. But here CV is a function of temperature, so we can not directly take out CV from this integral. So we need to substitute the value of CV and then integrate it so as to arrive at the final solution. ठीक है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन में, और इंटरनल एनर्जी अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए. देन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 97. तो क्या दे रखा है, रिजिड क्लोज टैंक. सो वी हैव टैंक विच इज़ रिजिड एंड क्लोज्ड. ठीक है, हैविंग द वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब. तो टैंक का टोटल वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब. ठीक है, उसमें से सैचुरेटेड लिक्विड वाटर जो है दैट इज़ VL, और वी कैन राइट कैपिटल V टाइम्स F इज़ नथिंग बट 0.1 मीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम सैचुरेटेड लिक्विड ने ऑक्यूपाई कर लिया है. सिमिलरली VG, इतना जो बचा हुआ वॉल्यूम है दैट इज़ 1.9 मीटर क्यूब, ये गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया है. ठीक है, मतलब वेपर ने ऑक्यूपाई कर लिया है. तो क्या रखा है, हीट इज़ ट्रांसफर टू द टैंक अंटिल द फाइनल प्रेशर इन द टैंक रीचेस 2 मेगापास्कल. ठीक है, तो एट स्टेट 1 वी हैव प्रेशर एज 10 kPa, 100 kPa. ठीक है, और ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर वाला रीजन है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें,
वी एफ पता है हमें, वी जी पता है, ठीक है। तो स्टेट 1 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है वी एफ, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड पता है, और सैचुरेटेड वेपर पता है, ठीक है। सो वी नो दैट वी एफ इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब पर के जी, and also capital VF is expressed in meter cube. So if you want to find out the mass of saturated liquid present in this mixture is then we can write MF as, किसका रेशियो लिखेंगे हम इसको, कैपिटल वी एफ बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ, ठीक है। एंड दिस इज़ एट स्टेट 1। तो कैपिटल वी एफ इज़ नथिंग बट 0.1, स्मॉल वी एफ 1 ये आ जाएगा 0.001043, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एफ विल बी 95.87, ठीक है। सिमिलरली एम जी विल बी इक्वल टू वी जी अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये सारा कहाँ पे चल रहा है, स्टेट 1 के लिए कर रहे हैं हम। तो इट इज़ नथिंग बट 1.9 एंड वी जी इज़ नथिंग बट 1.694। सो इसका आंसर आ जाएगा 1.12160, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मास टोटल इज इक्वल टू मास ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड प्लस सैचुरेटेड वेपर विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 96.9916 kg, ठीक है। तो ये इतना टोटल मास रहेगा सिस्टम में। एंड वी नो दैट ये रिजिड है और क्लोज्ड है, तो जो स्टेट 1 पे मास है वही स्टेट 2 पे मास रहेगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो मास एट स्टेट 1 इज इक्वल टू मास एट स्टेट 2 एंड इट इज़ नथिंग बट 96.9916, ठीक है। अभी क्या बोला है उन्होंने, हीट ट्रांसफ़र की अंटिल द फाइनल प्रेशर रीचेस 2 मेगापास्कल। तो फाइनल में प्रेशर, तो स्टेट 2 क्या हो जाएगा, 2 मेगापास्कल हो जाएगा, ठीक है। एंड वी नो टोटल वॉल्यूम इज़ नथिंग बट 2 मीटर क्यूब। So specific volume at state 2 is nothing but specific volume is nothing but mu times V by total mass, ठीक है। So it is 2 by 96.9916। तो यहाँ से आपका स्टेट 2 पे जो निकल के आएगा V2 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0.020620 मीटर क्यूब पर kg। ये क्या आ गया आपका, स्टेट 2 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। तो जब स्टेट 2 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया तो ये 0.026 आया, जो कि 2 मेगापास्कल में वी एफ और वी जी के बीच में है। सो योर V2 लाइज बिटवीन वी एफ एंड वी जी एट 2 मेगापास्कल। मतलब ये अभी तक सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर ही है, ठीक है। तो अभी कितना मास है, क्या है, वो निकालना है हमें। सो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एंड इन्होंने पूछा किसमें, किलो जूल में पूछा है क्या। तो स्टेट 2 पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी मैं ये बाद में बताता हूँ। सो हियर V2 इज़ नथिंग बट वी एफ प्लस एक्स टाइम्स वी एफ जी, ठीक है। सो योर वी एफ एंड वी जी आर गिवन हियर। तो यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू आप, तो ये कितना आ जाएगा, V2 माइनस में वी एफ अपॉन वी जी माइनस वी एफ एंड इट इज़ नथिंग बट x2, ठीक है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 विल बी 0.19748, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्वालिटी एट स्टेट 2। हमने ये क्यों निकाली, उन्होंने क्या पूछा है, हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। तो एनर्जी अंदर किसके फॉर्म में आ सकती है, या तो फिज़िकली देख लेते हैं, जैसे हाँ, तो एनर्जी कैन एंटर इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी कैन एंटर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, माइनस एनर्जी कैन लीव इन द फॉर्म ऑफ हीट, माइनस एनर्जी कैन leave in the form of work. So energy is entering the system in the form of work, energy is leaving the system in the form of work, and change in energy can be written as Q2 minus U1, ठीक है।
QU2 minus U1 because we are neglecting the changes in kinetic and potential energy because no information is provided about them. तो वर्क तो कुछ होगा नहीं, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, बिकॉज बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है सिस्टम के, बिकॉज दिस इज़ आवर सिस्टम, दिस एंटायर वेसल एंड इट हैज़ रिजिड बाउंड्री, सो डिस्प्लेसमेंट वर्क इज़ नॉट पॉसिबल. सो योर QN minus Q out will be equal to delta will be equal to M times U2 minus U1. ठीक है. सो दिस इज़ योर नेट हीट ट्रांसफ़र. सो मास क्या आएगा हमारा, टोटल मास इज़ नथिंग बट अभी तो निकाला हमने, इट इज़ 96.9916. 96.9916 इज़ योर टोटल मास. सिमिलरली U2 इज़ इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 2 एंड U1 इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1. ठीक है. तो क्या दे रखा है इन्होंने, हाँ, तो स्टेट 1 पे हमने क्वालिटी निकाली थी क्या? स्टेट 1 पे क्वालिटी नहीं निकाली थी, फिर भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज x1 क्या हो जाएगा, x1 इज़ नथिंग बट mg अपॉन mg प्लस mf. ठीक है. तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.10563. सो दिस इज़ योर x1. सो एक बार x1 आ गया तो u1 कैसे आ जाएगा, u1 इज़ नथिंग बट uf प्लस x टाइम्स ug माइनस uf. ठीक है. तो दिस इज़ योर x1. सो u1 यहाँ से आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो u1 की वैल्यू क्या आती है हमारी, इट इज़ 441.49. ठीक है. एंड इट इज़ इन किलो जूल पर kg. यहाँ से u1 आ गया. सिमिलरली यहाँ से u2 आ जाएगा, u2 इज़ नथिंग बट uf प्लस x2 टाइम्स ufg. तो पहले वाले के लिए स्टेट 1 की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मतलब 100 किलो पास्कल वाली, दूसरे वाले के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. तो हमारा सेकंड केस में uf और ug ये हो जाएगा. तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, और x2 हमने निकाल लिया है, तो u2 विल कम आउट एज 1240.93 किलो जूल पर kg. सो दिस इज़ योर u2. तो u2 आ गया, u1 आ गया. अभी क्या बचा है हमारा, नेट हीट ट्रांसफ़र निकालना है, बिकॉज मास फ्लो रेट पता है हमें 96.9916 एंड u2 वी नो 1240.93. u1 ऑल्सो वी नो इट इज़ 441.49. फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77539. ठीक है. सो दिस इज़ योर नेट हीट ट्रांसफ़र इन किलो जूल, बिकॉज दिस वॉज इन किलो जूल पर kg एंड मास वॉज kg, दैट्स वाई इट इज़ इन किलो जूल. तो 77 वाला एक ही ऑप्शन है, ये उस ऑप्शन के आसपास है, मतलब काफ़ी हमारा 5 समथिंग आया ना, ये 470 है, लेकिन आपका आंसर यही आएगा. ठीक है. बिकॉज ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो एक्चुअल में सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, बट ऑप्शन में वो एग्जैक्टली है नहीं, तो नियरेस्ट वाला हमने सेलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्या दे रखा है, एन आइडियल डीजल साइकिल एज अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 20. तो आइडियल डीजल साइकिल, सबसे पहले TS प्लॉट पे डीजल साइकिल बना लेते हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस योर it is your isentropic compression, then isobaric heat addition, because constant pressure पे heat add होता है in diesel cycle. It is your isentropic expansion, similarly constant volume heat rejection. ठीक है. 4:1 is constant volume heat rejection. सेम चीज़ को PV पे भी बना लेते हैं, थोड़ा सिंपल जाएगा. ठीक है. इट इज़ V, इट इज़ P. सो 1 से 2 हो रहा है आपका कॉम्प्रेशन एडियाबैटिक वाला, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक. 2 से 3 हो रहा है एक्सपांशन कांस्टेंट प्रेशर पे. 3 से 4 हो रहा है आपका एक्सपांशन, एंड 4 से 1 हो रहा है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. तो डीजल साइकिल का क्या दे रखा है, कंप्रेशन रेशियो दे रखा है. कंप्रेशन रेशियो मतलब दिस वन, दिस इज़ योर V1, दिस इज़ योर V2. सो कंप्रेशन रेशियो R इज़ नथिंग बट V1 बाय V2 विच इज़ 20. ठीक है. सिमिलरली कट ऑफ रेशियो दे रखा है. कट ऑफ रेशियो इज़ नथिंग बट कट ऑफ रेशियो से RC इज़ नथिंग बट V3 बाय V2 इज़
दिस इज़ इक्वल टू 1.5, ठीक है, दे रखा है उन्होंने। एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक एयर इज़ एट 100 kPa एंड 300 केल्विन। सो स्टेट 1 पे क्या हो जाएगा, मतलब P1 इज़ 100 kPa and T1 is 300 Kelvin. So these are your properties at state 1. Your Cp is 1.005, Cv और Cp बाय Cv का रेशो दे रखा है 1.4, तो यहाँ से आपका Cv आ जाएगा 0.718, ठीक है, इट इज़ किलो जूल पर kg केल्विन। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब क्या बचा है, नेटवर्क इनपुट, नेटवर्क आउटपुट पर यूनिट मास निकालना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसके, तो पहले मैं लेंदी वाले तरीके से कर लेता हूँ, बाद में सिंपल वाला बताऊँगा, ठीक है। तो नेटवर्क आउटपुट पूछा है ना, तो W नेट क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट, ठीक है। तो 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे वर्क हमें देना पड़ेगा। तो 1 से 2 वर्क इनपुट वाले में कौन सी टर्म आ जाएगी, W 1 से 2 विच इज़ नथिंग बट Cv T2 माइनस T1, ठीक है। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, या Cv T2 माइनस T1। सिमिलरली वर्क आउट में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ वर्क मिल रहा है हमें, एक बार तो जो 2 से 3 में जो हीट एडिशन हो रहा है वहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे PdV वर्क मिलेगा विच इज़ नथिंग बट P2 और P3 कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, PdV एंड dV इज़ नथिंग बट V3 माइनस V2, ये एक वर्क का टर्म हो गया। सिमिलरली टरबाइन में जब एक्सपेंशन होगा 3 से 4 तब एक वर्क मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, Cv T3 माइनस T4, ठीक है। ये सारा मैग्नीट्यूड वाले टर्म में है, ठीक है, साइन से बॉदर नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे वर्क आउटपुट मिलने वाला है, यहाँ पे वर्क आउटपुट मिलने वाला है और यहाँ पे वर्क इनपुट मिलने वाला है। सो क्या, तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ नथिंग बट Cv T3 माइनस T4 माइनस Cv T2 माइनस T1 माइनस P V3 माइनस V2, ठीक है। एंड वी नो दैट V3 बाई V2 इज़ 1.5, सो वी कैन राइट P V3 माइनस V2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंड इट इज़ P2, सो P2 V3 इज़ 1.5 V2 माइनस V2, सो विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू P2 और 1.5 में से बन गया 0.5 P2 V2, ठीक है। 0.5 P2 V2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 MRT2, ठीक है। और ये सारा पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट मास निकालना है, तो मास से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इट इज़ नथिंग बट 0.5 RT2। सो इट इज़ योर दिस वर्क पर यूनिट मास बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा W नेट। अभी हमने क्या कर लिया, हमारे पास T1 पता है, हमें P1 पता है, R पता है, RC पता है, ठीक है, और हमने ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर निकालना चालू करेंगे। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अंडरगोन बाय आइडियल गैस वी कैन राइट Tv रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में लगाएंगे इसको, इट इज़ T1 V1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, T2 V2 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। सो वी कैन राइट T2 एज T1 टाइम्स V1 बाई V2 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। सो T2 विल बी इक्वल टू T1 टाइम्स 20, गामा की वैल्यू 1.4 तो इट इज़ 0.4, और T1 300 है, तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा, T2 आफ्टर कैलकुलेशन विल कम एज 994.336, ठीक है। तो T2 आ गया हमारा 994.336, T1 ऑलरेडी है हमारे पास 300 केल्विन। अभी सिमिलरली T2 आ गया, अब T3 निकालते हैं हम। T3 के लिए क्या करना है, 2 और 3 के बीच में आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा देंगे कि मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अजम्पशन है एयर स्टैंडर्ड साइकिल में। सो वी कैन राइट T2 V2 इक्वल टू MRT2
P3V3 इज इक्वल टू MRT3, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो मतलब इसका इसके साथ रेशियो ले लेंगे तो इट विल बी V3/V2 P3/P2 एंड इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू MR कैंसिल हो जाएगा तो इट इज़ T3/T2, ठीक है। P3P2 सेम है बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है एंड V3/V2 इज़ नथिंग बट 1.5 एंड टाइम्स T2 विल गिव यू T3, ठीक है। तो यहाँ से T3 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 1491.504 केल्विन, ठीक है। अभी T4 बचा है, T4 के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट 4 to 1 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, सो T4 V4 का पावर γ-1 इज इक्वल टू नॉट 4 to 1, 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, सो फ्रॉम 3 to 4 के बीच में लगा लेंगे ये, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो वी वॉन्ट T4, दैट्स वाई वी विल राइट लाइक दिस, सो इट इज़ V3, सो V3/V4 रेस्ट पावर γ-1, इसको इधर साइड लेके आया हूँ बस, T4 इज इक्वल टू T3 एंड वी नो दैट V4 इज़ नथिंग बट इक्वल टू V1, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू γ-1। सिमिलरली T4 वी कैन राइट इट एज T3, V3/V2 कर देंगे और इधर भी मतलब न्यूमरेटर में V2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज हमारे पास क्या है ना, R और RC दिया हुआ है, तो अगर हम इसको R और RC के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए V3/V1 को तो ज़्यादा बेटर रहेगा रदर दैन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स। सो T3 आ जाएगा हमारा V3/V2 इज़ नथिंग बट 1.5 वो विच इज़ RC, जनरल टर्म में लिख देता हूँ, एंड V2/V1 इज़ 1/R विच इज़ नथिंग बट ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा R, तो इट इज़ γ-1। सो T4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से RC 1.5 रख के और R 20 रख के, T4 विल बी इक्वल टू 529.235, ठीक है। तो सारे स्टेट पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर आ गया है, अभी क्या बचा है, वर्क वाले एक्सप्रेशन में पुट करना बचा है, तो W नेट हो जाएगा हमारा CV T3, हाँ हमने सारी ऊपर वैल्यू निकाल रखी है T3 T2 समथिंग की, तो W नेट, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 192.375, ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका आंसर आ रहा है आपका 142.68, ठीक है। तो टोटल आपका आंसर क्या आ रहा है 335.055 किलो जूल पर kg। सो दिस इज़ योर नेट वर्क डन, ओके, तो 335 आ रहा है ना, क्लोजेस्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन ए, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया फंडामेंटल वाला तरीका कि सारे टेम्परेचर निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अगर ये नहीं करना है आपको, थोड़ा जल्दी करना है, तो क्या कर सकते हैं ना, हमें पता है इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज़ नथिंग बट 1 - 1/γ RC रेस्ट टू और γ कंप्रेशन रेशियो रेस्ट पावर γ-1 अपॉन RC रेस्ट पावर γ-1 अपॉन हियर इट इज़ R कंप्रेशन रेशियो और यहाँ पे RC है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन पता है हमें डीजल साइकिल का, तो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हमारे पास R दिया हुआ है, RC दिया हुआ है, तो इफ़िशियंसी आ जाएगी, इफ़िशियंसी इज़ नथिंग बट नेट वर्क डन बाय Q सप्लाइड, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको तभी भी निकालने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट T3 तक तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब T2 और T3 निकालना पड़ेगा बिकॉज इसके हिसाब से हम Q सप्लाइड देखेंगे, तो प्रोसेस 2-3 के लिए फर्स्ट लॉ देखेंगे तो Q इन हो रहा है, ठीक है, माइनस एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क आउट हो रहा है, एंड वर्क आउटपुट क्या है, इट इज़ P2 और P2 टाइम्स V3 - P2 एंड इट इज़ इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है। तो Q इन क्या हो जाएगा हमारा U2 - U1, नो नॉट U2 - U1, वी आर राइटिंग इट फॉर 2 से 3, तो U3 - U2 प्लस यहाँ P2 को P3 से रिप्लेस कर देते हैं, सो इट इज़ P3V3 माइनस P2V2, ठीक है। तो इसी को हम बाद में ऐसे लिख सकते हैं U3 + P3V3 माइनस U2 + P2V2 एंड दिस इज़ इक्विवेलेंट टू H3 - H2,
विच इज़ नथिंग बट Cp T3 माइनस T2। सो T3 तक तो आपको निकालना ही पड़ेगा टेम्परेचर, लेकिन इसमें एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको अगर पता है कि Q सप्लाइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Cp डेल्टा T। वाई? बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड वर्क डन इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। सो U के साथ ये PV वाला टर्म ऐड हो जाता है, दैट्स वाई ये आखिरी में Cp की तरह दिखता है। ठीक है, मतलब एंथैल्पी डिफरेंस के फॉर्म में आ जाता है। सो Q सप्लाइड निकल गया, Q सप्लाइड को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेटवर्क आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोच से कर सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक 5 kg का मेटल ब्लॉक है, 5 kg मेटल ब्लॉक, मास ऑफ मेटल ब्लॉक इज़ 5 kg, Cp ऑफ ब्लॉक इज़ 0.5 किलो जूल पर kg केल्विन, टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक at initial state is 373 Kelvin. It is submerged into 10 kg of water, तो mass of water is 10 kg, Cp of water is 4.2 किलोजूल पर kg केल्विन। ठीक है, इन एन और टेम्परेचर ऑफ वाटर एट स्टेट 1 इज़ 293 केल्विन। तो क्या किया है हमने, एक पानी है, रिजिड कंटेनर है जो कि इंसुलेटेड भी है, तो इसमें वाटर है और हमने ब्लॉक डाल दिया है। ठीक है, अभी ब्लॉक का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो ब्लॉक क्या करेगा, हीट लूज़ करेगा अपनी, और वाटर क्या करेगा, मतलब इवेंचुअली दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे, बिकॉज ब्लॉक से हीट लॉस होगी और वाटर वही एनर्जी गेन कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज़ इंसुलेटेड। एंट्रोपी चेंज निकालना है। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, तो ब्लॉक और वाटर मिला के क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्स। सो डेल्टा यस यूनिवर्स इज़ नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा एस ब्लॉक प्लस डेल्टा एस वाटर। ठीक है, सो वी नो दैट ब्लॉक इज इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस, सो वी कैन राइट एंट्रोपी चेंज फॉर ब्लॉक एज मास ऑफ ब्लॉक C of block ln T final, which will be same for water and block, and T of block initial. Similarly water is also incompressible substance at this temperature, मतलब इस टेम्परेचर पे at room temperature water can also be considered as incompressible. So m water times Cp water and it is ln T by T water 1. ठीक है, तो m पता है हमें, Cp पता है, Tb1 पता है, Tw1 पता है, सिर्फ T नहीं पता है। तो डेल्टा S यूनिवर्स निकालने के लिए हमें T पता होना चाहिए। तो T कैसे पता करेंगे, यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगा के। ठीक है, फर्स्ट लॉ लगाएंगे, E in E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब टोटल ब्लॉक प्लस वाटर। तो एनर्जी हीट के फॉर्म में अंदर नहीं आ रही है, मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में अंदर आ सकती है, वर्क के फॉर्म में अंदर आ सकती है। सिमिलरली हीट के फॉर्म में बाहर जा सकती है, वर्क के फॉर्म में बाहर जा सकती है, एंड इट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, इट इज़ ब्लॉक प्लस वाटर। तो इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफ़र तो ज़ीरो होएगा, रिजिड है तो वर्क ट्रांसफ़र ज़ीरो होएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू ब्लॉक प्लस वाटर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो या तो क्या हो जाएगा, u ब्लॉक प्लस u वाटर इनिशियल स्टेट माइनस और सॉरी फाइनल स्टेट माइनस u ब्लॉक प्लस u वाटर इनिशियल स्टेट, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ज़ीरो। तो u ब्लॉक को क्या लिख सकते हैं हम, मास ऑफ ब्लॉक Cp ऑफ ब्लॉक, और फाइनली T टेम्परेचर पे आ जाएगा, हम मान रहे हैं ब्लॉक और वाटर। सिमिलरली वाटर को लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर Cp ऑफ वाटर एंड T विच इज़ फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एंड इनिशियल वाला क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक Cp ऑफ ब्लॉक एंड T ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ वाटर Cp ऑफ वाटर एंड T ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस आर योर इनिशियल टेम्परेचर एंड T इज़ योर फाइनल टेम्परेचर। तो सारी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू निकल के आएगा 297.494 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ऊपर जो सारी वैल्यूज़ रखी थी ना हमने, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ से आपका T आ जाएगा
सो वंस यू गेट टी, एम नोन, सी पी नोन, एल एन टी बाई टी बी वन, ठीक है, तो एम बी सी बी, और वी कैन राइट 2.5 टाइम्स एल एन, टी का वैल्यू है 297.49 एंड टी बी वन इज़ नथिंग बट 373, ठीक है, प्लस मास ऑफ वाटर प्लस सी पी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा, टाइम्स एल एन 297.49 अपॉन 293, ठीक है। तो पहले वाले टर्म का आंसर आएगा 0.56945, सिमिलरली सेकंड वाले का आएगा 0.63930, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स 0.7385, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज़ नॉट वायलेटिंग द सेकंड लॉ बिकॉज वी आर गेटिंग नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स एज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ नथिंग बट, अच्छा किलो जूल पर केजी में पूछा है ना, बराबर है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो 99 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस पेपर का। क्या करना है, मैच करना है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में पता है u माइनस टी एस होता है, सो a1 का हो जाएगा आपका b2। गिब्स फंक्शन होता है h माइनस टी एस, तो a2 का हो जाएगा आपका b4। सिमिलरली टी डी एस इक्वेशन दिख ही रहा है यहाँ पे, ये एक टी डी एस इक्वेशन होता है, एक दूसरा होता है दैट इज़ टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस पी डी पी, और एक ये होता है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। तो डी यू एज इट इज़ रहने दिया, इसको इधर ला लिया तो b3 वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो a3 का मैच हो जाएगा b3, बचा हमारा a4 क्लॉसियस क्लैपिरॉन क्लॉसियस इक्वेशन विच इज़ नथिंग बट b1, ठीक है। तो a1 का आएगा b2, a2 का आएगा b4, a3 का आएगा b3 एंड a4 का आएगा b1। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। या सो क्या दे रखा है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 101 है ना, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है एक, इनिशियली कंटेन स्टेट 1, वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ 1 मीटर क्यूब, प्रेशर इज़ 200 kPa, टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया स्टेट 1। एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो स्टेट 2 क्या हो जाएगा हमारा, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 200 kPa, वाई बिकॉज इट इज़ एक्सपांडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। वाइल अ हीटर ऑफ 250 किलोवाट इज स्विच्ड ऑन, सपोज हीटर है जो कि हीट सप्लाई कर रहा है दिस सिस्टम को, सो उसका क्या दे रखा है, मतलब 250 वाट इज़ द रेटिंग ऑफ द हीटर एंड इट इज़ ऑन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। सो वी नो दैट हीट इनपुट ड्यू टू हीटर विल बी 250 वाट इज़ नथिंग बट जूल पर सेकेंड, एंड 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 सेकंड्स, ठीक है, 10 इंटू 60 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 250 टाइम्स 600 एंड विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज़ 150 किलो जूल, ठीक है। तो जो हीट इनपुट हो रहा है सिस्टम में ड्यू टू हीटर, it is 150 kilojoule. Similarly, there is a loss of heat of 4 kilojoule during the process. सिस्टम से हीट बाहर भी जा रही है एंड इट मैग्नीट्यूड इज़ 4 किलोजूल, ठीक है। एज्यूमिंग एयर एज एन आइडियल गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का फाइनल टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिडरिंग दिस एज आवर सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, मतलब मास तो नहीं चेंज होगा एंड मास का कुछ लेना देना भी यहाँ शायद नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेशन और फर्स्ट लॉ लगाएंगे।
ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई. So energy can enter in the form of heat, enter in the form of work. Energy can go out in the form of heat, leave the system in the form of work. ठीक है. ई इन में वो सारे टर्म है जो मतलब एनर्जी कैन एंटर इनटू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क. एंड ई आउट मतलब किस किस फॉर्म में एनर्जी बाहर जा सकती है. एंड डेल्टा ई वी कैन राइट इट एज U2 माइनस U1, मास टाइम्स मास मल्टीप्लाइड बाय U2 माइनस U1. ठीक है. तो वर्क इनपुट तो कुछ नहीं हो रहा है एंड ये क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है. ठीक है. तो एक्सपांशन में क्या होता है, हमें वर्क मिलता है, वी गेट वर्क आउटपुट. ठीक है. हमें वर्क करना नहीं होता. तो W इन विल बी ज़ीरो. तो Q इन माइनस Q आउट माइनस W आउट इज इक्वल टू M टाइम्स U2 माइनस U1. ठीक है. Q इन इज़ 150, Q आउट इज़ 4, M टाइम्स U2 माइनस U1 प्लस W आउट को क्या लिख सकते हैं हम, इट इज़ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सो इट इज़ PdV वर्क. सो वी कैन राइट इट एज P टाइम्स V2 माइनस P1. ठीक है. एंड P2 एंड P1 आर सेम इक्वल टू P. सो इसको अगर एक्सपांड कर देंगे, इट इज़ U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1. ठीक है. तो U2 प्लस P2 V2 इज़ नथिंग बट H2. U1 plus P1 V1 is H1, so it is nothing but M times H2 minus H1. And for an ideal gas, H can be written as CPT, where H is a function of temperature only. So we can write M times Cp T2 minus T1. और हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना. हाँ ठीक है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है. ठीक है. तो 150 माइनस 4 इज़ 146. एंड मास हमने निकाला नहीं है, तो मास कैसे आ जाएगा, मास इज़ नथिंग बट वी, बिकॉज दिस इज़ आइडियल गैस एंड क्लोज सिस्टम, सो मास विल नॉट चेंज. सो P1 V1 इक्वल टू MR T1 एंड P1 इज़ 200, V1 इज़ हाउ मच मीटर क्यूब, इट इज़ 1 मीटर क्यूब, R इज़ 0.287 एंड T1 इज़ 25 प्लस 273 विच इज़ 298. ठीक है. तो यहाँ से हो जाएगा M. तो हमारा M आ गया. तो M की वैल्यू आती है हमारी 2.338 kg एंड CP इज़ 1.005, T2 माइनस T1 146. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 62.123 इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1. एंड इसको सीधे, बिकॉज ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पे अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, बिकॉज T1 इज़ 25, तो T2 भी हमारा डिग्री सेल्सियस में ही आ जाएगा. एंड इट्स वैल्यू विल बी 87.123 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो दिस इज़ योर फाइनल टेम्परेचर, दैट इज़ 87.123 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ 87.123 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 101 वाला हो गया एंड इट इज़ लाइंग बिटवीन दिस रेंज, सो आवर आंसर इज़ करेक्ट. 102 पे आते हैं. क्या दे रखा है उन्होंने, स्टीम दे रखी है. स्टीम एट 2 मेगा पास्कल, 2 MPa, 300 डिग्री सेल्सियस. एंटर द नोज़ल इनलेट नोज़ल है, ये एंट्री पे कंडीशन दे रखी है, से कॉल इट एज 1, एग्ज़िट पे 2 बोल देते हैं. एंड इनलेट डायमीटर D1 इज़ 20 सेंटीमीटर. स्टीम लीव्स द नोज़ल विथ वेलोसिटी 10 kg पर सेकेंड, विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एंड मास फ्लो रेट इज़ 10 kg पर सेकेंड. ठीक है. उन्होंने खुद बोला है इट इज़ स्टेडी फ्लो स्टेडी स्टेट. तो M डॉट चेंज नहीं हुआ, जितना यहाँ आ रहा है, मतलब M डॉट इन विल बी इक्वल टू M डॉट आउट, विच इज़ M डॉट 1 विल बी इक्वल टू M डॉट 2. ठीक है. बिकॉज dm by dt within control volume is 0 and this is our control volume. ठीक है. तो मास तो चेंज नहीं हो रहा. इफ़ द हीट लॉस फ्रॉम द नोज़ल पर kg ऑफ स्टीम, सो स्पेसिफिक हीट दे रखी है उन्होंने, Q आउट इज़ 3 किलो जूल
पर केजी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एग्जिट एंथैल्पी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ लगा लेंगे हम। सो एनर्जी कैन एंटर इन द फॉर्म ऑफ ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ जो होता है ना डी एम बाई डी टी, सॉरी डी ई बाई डी टी सी वी, सिंस दिस इज़ स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो, सो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। सो ऑन राइट हैंड साइड वी विल हैविंग ओनली ज़ीरो। तो एनर्जी कैन एंटर इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी कैन एंटर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, and energy can enter with mass, that is h1 plus v1 square by 2000, and they said to neglect potential energy, but हम completeness के लिए पूरा लिख देते हैं। Similarly minus heat can live, energy can live in the form of heat, energy can live in the form of work, and also energy can live with mass, so it is h2 plus v2 square by 2000 प्लस जी Z2। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला उन्होंने। एज्यूम नो वर्क इंटरेक्शन एंड नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क इंटरेक्शन तो नहीं है, ठीक है, इन भी नहीं हो रहा, आउट भी नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी ज़ीरो है। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू आउट हो रहा है तो हीट अंदर नहीं आ रही, बाहर जा रही है बस। ठीक है, तो दिस इज़ योर एम डॉट h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस क्यू आउट, क्यू डॉट आउट माइनस एम डॉट h2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है हमें, बस अभी वैल्यू निकालना है। तो h1 हमें पता है एट 2 मेगा पास्कल 300 डिग्री सेल्सियस, एच दिया है उन्हें 3024, इज एम डॉट टाइम्स 3024 प्लस v1 नहीं दिया है तो v1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस क्यू आउट दे रखा है 3 किलो जूल पर के जी, तो इट इज़ एम डॉट टाइम्स 3 किलो जूल पर के जी माइनस एम डॉट टाइम्स h2 निकालना है हमें, v2 दे रखा है 300 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एम डॉट से डिवाइड कर देंगे सबको। एंड सबसे पहले यहाँ पे अननोन एक चीज़ क्या है, v1 है, तो v1 कैसे निकलेगा, हमें मास फ्लो रेट दिया हुआ है, मास फ्लो रेट वी कैन राइट इट एज ρ1 a1 v1। ठीक है, एंड ρ1 को हम 1/v1 लिख सकते हैं, μ1। सो दिस इज़ योर वेलोसिटी v1 एंड रो को हम लिख सकते हैं μ1, बिकॉज म्यू इज़ 1/ρ, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, सो इट इज़ एम डॉट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, v1 निकालना है, तो एम डॉट μ1 बाई a1 विल बी इक्वल टू v1। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान में रखना डायमीटर सेंटीमीटर में है तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और बाद में यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद वी विल गेट v1 एज, v1 की वैल्यू आ जाएगी 39.95107 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v1 आ गया, ये आ गया। सो फाइनली हमारा h2 क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, इट इज़ 2976.99 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो दिस इज़ योर h2 इन किलो जूल। 1 सेकेंड, कहीं तो गलती की है, नहीं ये जो आया था वही सही था। सो इट इज़ h2 इज़ इक्वल टू 2976.99 किलो जूल पर केजी। उन्होंने किलो जूल में नहीं पूछा है, किलो क्या बोला है कि इफ़ द हीट लॉस फ्रॉम द नोजल पर केजी ऑफ स्टीम इज़ 3 किलो जूल, द एंथैल्पी पर केजी ऑफ स्टीम पूछा है। ठीक है, सो योर h2 विल बी इन किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो यही यूनिट होगा एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर विच इज़ 2976.99। सो करेक्ट आंसर इज़ 2976.99 किलो जूल पर केजी। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से रिजिड टैंक दे रखा है उन्होंने। सो दिस इज़ योर रिजिड टैंक। ठीक
जिसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, कंटेन 5 kg ऑफ वाटर, लेट मी राइट इट लाइक दिस, 2 मीटर क्यूब एंड 5 kg ऑफ वाटर एज सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। टोटल मास दे रखा है, तो स्टेट 1 पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है, लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है। तो क्या बोला है उन्होंने, हाफ ऑफ द मास ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इन द टैंक इज ड्रेन्ड ऑफ। स्टेट 2 पे क्या हो गया, हाफ ऑफ द मास ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, तो फाइनल मास क्या हो गया, मतलब इनिशियली ये जो टोटल मास है, मास एट स्टेट 1 इज़ नथिंग बट mf एट स्टेट 1 mg एट स्टेट 1, ठीक है। स्टेट 2 में क्या हो जाएगा, मास एट स्टेट 2 इज़ नथिंग बट, वो लोग क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड का मास हाफ कर दे रहे हैं, मतलब mg1 सेम ही रह रहा है, ठीक है, एंड mf1 क्या हो जा रहा है, mf1/2 हो जा रहा है। सो दिस इज़ योर फाइनल मास। तो उन्होंने क्या पूछा है, x2 पूछा है, फाइनल क्वालिटी पूछा है। तो कैसे करेंगे हम, तो टोटल वॉल्यूम और टोटल मास है, तो स्टेट 1 पर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आ जाएगा, v1 विल बी इक्वल टू 2/5 विच इज़ 0.4 मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। तो ये v1 आ गया एंड इट इज़ एट 400 kPa एंड प्रेशर इज़ नॉट चेंजिंग, pressure at state 1 is 400 kPa, similarly pressure at state 2 is also 400 kPa, ठीक है। तो यहाँ से V1 आ गया, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, मतलब उन्होंने खुद ने बोला है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है, बट यहाँ से भी देख के पता चल रहा है कि दिस V1 लाइज बिटवीन VF एंड VG, ठीक है। तो स्टेट 1 पर क्या करेंगे हम, क्वालिटी निकाल लेंगे, तो V1 विल बी इक्वल टू VF प्लस x टाइम्स VFG, x1 टाइम्स, ठीक है। तो V1 माइनस VF अपॉन VFG इज इक्वल टू x1, ठीक है। यहाँ से V1 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से VF और VG की वैल्यू रख देंगे, तो आपका x1 क्या निकल के आएगा, योर x1 विल बी इक्वल टू 0.86461, ठीक है। तो ये हो गई क्वालिटी एट स्टेट 1 एंड वी नो दैट क्वालिटी इज़ डिफाइंड एज, सो वी आर डूइंग दिस फॉर स्टेट 1, सो x1 इज़ मास ऑफ गैस एट स्टेट 1 अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो mg1 आ गया विच इज़ नथिंग बट m टोटल टाइम्स x1 एंड m टोटल इज़ 5, x1 हमने निकाला 0.8641, तो mg1 क्या आ गया, mg1 इज़ 4.32307। सिमिलरली mf1 क्या आ जाएगा, mf1 इज़ नथिंग बट टोटल मास में से सैचुरेटेड वेपर का माइनस कर देंगे तो mf1 आ जाएगा, तो mf1 हो गया आपका 0.67925, ठीक है। तो ये हो गया आपका mg, ये हो गया आपका mf। स्टेट 2 पे क्या हो रहा है, m2 है आपका, mg1 तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब mg1 वैसे का वैसा ही है, तो mg1 एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ हमने क्या किया है, mf आधा बाहर निकाल दिया, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड को बाहर निकाल दिया आधा, तो इट इज़ 0.67925 डिवाइड बाई 2 एंड mg विल बी 4.32307, सो योर mt विल बी इक्वल टू 4.66153, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास मास एट स्टेट 2 आ गया विच इज़ टोटल मास at state 2, so x2 will be equal to mass of paper, that is mg2 upon total mass, and mg2 is nothing but equal to mg1 and it is 4.32307 divided by m total is nothing but अभी हमने निकाला 4.66, तो x2 क्या आ जाएगा आपका 0.92739, ठीक है। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, 0.93729 इज़ योर क्वालिटी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अभी 104 पे आ जाते हैं, क्या दे रखा है उन्होंने,
एक स्पार्क इग्निशन इंजन है विच ऑपरेट्स ऑन एयर आइडियल एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, ठीक है. इट यूजेस फ्यूल विच प्रोड्यूसेस 44 मेगा जूल पर केजी ऑफ हीट इन द इंजन. सो हीट इनपुट कितना है, 44 मेगा जूल पर केजी, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 44 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केजी. सो दिस इज़ योर हीट इनपुट, ठीक है. इफ़ द इंजन रिक्वायर्स 40 mg ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ वर्क आउटपुट, तो ये क्या हो गया, 1 kg ऑफ वर्क रिक्वायर 40 mg ऑफ फ्यूल. ओके, सो दिस इज किलो जूल पर mg which we can simplify as 1 divided by 40. milligram is nothing but 10⁻³ gram and gram is nothing but 10⁻³ kg. so it will be equal to kilojoule per kg, ठीक है. तो ये आपका आ गया 10⁻³ डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलो जूल पर केजी, ठीक है. तो यहाँ से आपका W आ जाएगा आउटपुट, और वी कैन राइट W नेट इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केजी, ठीक है. और कंप्रेशन रेशो पूछा है, तो हमने हीट इनपुट निकाल लिया, वर्क आउटपुट निकाल लिया. हमें पता है इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज़ नथिंग बट 1 माइनस, और नॉट 1 माइनस, इट इज़ नेट वर्क डन बाय हीट इनपुट, ठीक है. किसी भी साइकिल की अगर इफ़िशियंसी निकालनी है तो ऐसे लिखता है नेट वर्क बाय QN. सो नेट वर्क इज़ 25 इंटू 10⁻³ एंड नेट हीट इज़ आई थिंक 44. it's like 44 into 10⁻³, so which will turn out as 0.4318. no, I did something wrong. तो इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है, कर ही लेते हैं. 25 डिवाइड बाई 44, so it is 0.56818. also we know efficiency of auto cycle is equal to 1 minus 1 by RC rest or R rest to power gamma minus 1, ठीक है, which is 1 minus R rest to power 0.4 because gamma is 1.4. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 by R का पावर 1 by R rest to power 0.4 will be equal to 0.431818, ठीक है ना. ये वाला तो वापस से लिख देता हूँ, 1 माइनस 1 बाय R का पावर 0.4 विल बी इक्वल टू 0.56818. इसको इधर ला लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय R रेस्ट टू पावर 0.4 इज 0.431818. सो योर R विल बी फाइनली 2.3157 raised to power 1 by 0.4, which will turn out as 108, ठीक है. 8.16 will be the answer for this question. so 8.16, which is very much in this range. so 104 is done. Let's come to the next question. A refrigerator operates on an ideal vapor compression cycle between the pressure limit रेफ्रिजरेटर है, TS प्लॉट पे बना लेते हैं. आइडियल VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे ऑपरेट कर रही है. बिटवीन द प्रेशर लिमिट, सबसे लोएस्ट प्रेशर है वो आपका है 140 kPa, ठीक है. सबसे हाईएस्ट प्रेशर है वो आपका है 800 kPa. लेट मी ड्रॉ अ डोम, देन वी विल ड्रॉ डायग्राम. The working fluid is R134 है. The refrigerant enter the compressor as saturated vapor. तो कंप्रेसर में जो एंट्री हो रही है इट इज़ एज सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, एट 140 kPa, ठीक है. सो दिस इज से यहाँ पे प्रेशर कितना है 140 kPa.
और कंप्रेशर में एंट्री होने के बाद इट लीव्स द कंडेंसर है सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड वाला पार्ट, दिस इज सैचुरेटेड वेपर वाला पार्ट, एंड देन वी विल हैव थ्रॉटलिंग, आफ्टर दैट इवापोरेशन। सो 1 से 2 आपका हो रहा है इवापोरेशन, ठीक है। 2 से 3 आपका हो रहा है कंप्रेशन, 3 से 4 हो रहा है आपका कंडेंसेशन, और 4 से 1 हो रहा है थ्रॉटलिंग। सो दिस इज़ योर VCRS। एंड स्टेट 3 इज़ एट 800 kPa 60 डिग्री सेल्सियस। स्टेट 4 इज़ एट 800 kPa, ठीक है। तो सबसे पहले H2 निकाल लेंगे। उन्होंने बोला है H2 मतलब H2 एंट्री ऑफ द कंप्रेसर है, तो एंट्री ऑफ कंप्रेसर कहाँ पे हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर, मतलब सैचुरेटेड वेपर एंटर हो रहा है कंप्रेसर में। सो H2 इज़ नथिंग बट Hg एट 140 kPa। सो योर Hg एट 140 kPa इज 239.19 किलोजूल पर kg। Similarly H3 will be H3 at 800 kPa and 60 degree Celsius, so it will be 296.82. Similarly H4 will be equal to saturated liquid at 0.4, मतलब 800 kPa पे saturated liquid is HF at 800 kPa which is 95.48 kilojoule per kg, ठीक है। And we know that in a throttling process the enthalpy at initial state and final state are same, not throughout the process same, because it is an irreversible process, so we can't claim anything in between the process. So at the end of the process and at the beginning of the process, enthalpy, whatever the enthalpy was at the start of the process, the same will be at the end of the process. So H4 क्या हो जाएगा हमारा, H1 हो जाएगा। और उन्होंने क्या पूछा है, COP पूछा है। तो COP क्या होता है, डिज़ायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पे, 1 से 2 जो कूलिंग हो रही है दैट इज़ डिज़ायर्ड इफेक्ट। तो H2 माइनस H1 इज योर डिज़ायर्ड इफेक्ट, एंड नेटवर्क इनपुट इज नथिंग बट H3 माइनस H2, एज्यूमिंग द कंप्रेसर इज आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो ये TS प्लॉट पे जो आएगा ये स्ट्रेट लाइन होगी। एंड दे ऑल्सो मेंशन कि आइडियल VCRS साइकिल है, सो वी कैन वेरी वेल एज्यूम इट एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो H2 हमें पता चल गया, H1 पता चल गया, H3 भी पता चल गया हमें, H2 भी पता चल गया। तो योर COP विल बी 2.49, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज 2.49। सो 105 हो गया, 106 पे आता है। सेम चीज़ है, रैंकाइन वाला दिया है। तो लेट मी ड्रॉ TS प्लॉट वंस अगेन। सो क्या दे रखा है उन्होंने, अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेट ऑन अ सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो हाँ ठीक है, द कंडेंसर प्रेशर एट कंडेंसर इज 10 kPa, pressure at boiler is 5 MPa, steam enter the turbine at 600 degree Celsius, so steam enter the turbine at 600 degree Celsius. So let's say this is your entry point, this is 600 degree Celsius, this is say 1, and leaves somewhere here. Why we came to this zone, when we will calculate you will get to know. सो ये होगा आइसेंट्रोपिक, देन कंडेंसेशन कहाँ तक चल रहा है, द स्टीम एंटर टर्बाइन दिस मच, देन बाद में कंडेंसेशन हो गया, एंड देन इट इज़ 2, इट इज़ 3 से 4, एंड 4 से 1 तक क्या हो रहा है, हीटिंग। सो दिस इज़ 1 से 2 इज़ योर टर्बाइन एक्सपेंशन। यहाँ पे कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रहा है, ये पंप प्रेशर रेस कर रहा है टिल 0.4, ये आपका होगा इकोनोमाइज़र, ये बॉयलर, ये सुपर हीटर, तीनों को मिला के यहाँ पे बॉयलर बोला है, तो ये बॉयलर में हो रहा है आपका हीट एडिशन, ठीक है। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, नेट पावर आउटपुट ऑफ द प्लांट, एंड पंप वर्क क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट। तो नेट पावर आउटपुट इज नथिंग बट वर्क डन बाय टर्बाइन माइनस वर्क डन बाय पंप, वर्क सप्लाइड टू पंप, दिस इज 0, सो इट इज़ नथिंग बट WT।
एंड एज्यूमिंग टर्बाइन एज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस. सो टर्बाइन ने जो काम किया वो क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट वी नीड टू कैलकुलेट रेट ना, सो डब्ल्यू डॉट, तो इट इज़ एम डॉट टाइम्स H1 माइनस H2. सो दिस इज़ योर डब्ल्यू डॉट नेट. ठीक है, तो H1 तो हमें पता है, इट इज़ एट 5 MPa 600 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ से H पता चल गया हमें, तो H1 विल बी इक्वल टू 366.47. सिमिलरली S1 पता चल गया हमें 7.2588. ठीक है, तो सिंस दिस इज़ एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सो S1 विल बी इक्वल टू S2. So S2 will be equal to 7.2588 and pressure condenser is operating at a pressure of 10 kPa. So corresponding to point 2 we need to check the property at 10 kPa. ठीक है, तो यहाँ पे SF है, ये SG है 8 पॉइंट, और हमारा जो S2 है इट इज़ लाइंग बिटवीन SF एंड SG एट 10 kPa. ठीक है, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड वेपर जोन में है, इसलिए हमने यहाँ तक बनाया. तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्वालिटी निकाल लेंगे. क्वालिटी क्यों निकालनी है, बिकॉज वी नीड टू नो द एंथैल्पी एट स्टेट 2. तो सिंस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट S2. सो वी नीड टू कैलकुलेट क्वालिटी फर्स्ट. सो S2 क्या हो जाएगा, इट इज़ SF प्लस X2 टाइम्स SFG. ठीक है, सिंपल है, S2 माइनस SF बाय SFG कर देंगे तो X2 आ जाएगा. वैल्यूज़ रखनी है बस. सो it will be equal to 0.8811625. This is your quality. तो quality आ गई तो H2 आ जाएगा at state 2. It is nothing but HF plus X2 times HFG. All these at 10 kPa. ठीक है, so after calculating we will get H2 as 2300.27 किलोजूल पर kg. ठीक है, तो हमारा H1 आ गया, H1 दे रखा था, H2 आ गया, तो W net will be equal to your m dot is, where is m dot, 50 kg per second. H1 is 3666.47 minus 2300.27, oh, which is nothing but equal to, इसका आंसर आ जाएगा 68.30 मेगावाट. ठीक है, तो पूरा करके दिखाता हूँ मैं. 3666.47 माइनस 2300.27 मल्टीप्लाइड बाय 50. सो दिस इज़ नथिंग बट 68310 किलोजूल पर, और नॉट किलोजूल, ये था आपका किलोजूल पर केजी, ये था केजी पर सेकंड. ठीक है, तो ये कट हो गया, तो किलोजूल पर सेकंड इज़ नथिंग बट किलो वैट. एंड 10 का पावर, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, एंड 1000 किलोवाट इज़ नथिंग बट 1 मेगावाट. तो ये क्या हो जाएगा आपका 68.3 मेगावाट. ठीक है, तो 68.3 मेगावाट इज़ योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग. क्या दे रखा है उन्होंने, इन अ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एयर एंटर्स स्टेट 1, और एंट्री पॉइंट को आई बोल देते हैं या 1 ही बोल देते हैं. ठीक है, 1 इज़ फॉर एंट्री. तो एयर एंटर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्टेडी रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर मिनट, विच इज़ नथिंग बट 30/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, विच इज़ 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, एंड सॉरी, सो ये स्टेट 1 हो गया. स्टेट 2 में क्या है हमारा, इट एंटर्स इन अ ह्यूमिडिफायर एंड इट इज़ कंडीशनड एट, सो T2 है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस एंड phi2 है हमारा 60%. एज्यूमिंग एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस एट, तो प्रेशर ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस रिमेन्स सेम. दिस इज टोटल प्रेशर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम एडेड टू द एयर इन ह्यूमिडिफायर. सो लेट मी ड्रॉ इट टू मेक इट मोर क्लियर. ठीक है, सपोज ये एंट्री पॉइंट है ह्यूमिडिफायर का,
ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से हो रही है स्टीम ऐड, ठीक है। इट इज़ एम डॉट ड्राई एयर, एम डॉट 1, एम डॉट 2, ठीक है। तो हमें एम डॉट एस निकालना है। ऑल्सो एट 20 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन प्रेशर पी सैट एट 1 इज़ नथिंग बट 2.3392. सिमिलरली पी सैट एट 2 इज़ 3.1698. इट इज़ इन KPa, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मास बैलेंस। सो स्टीम ऐड हो रही है तो ड्राई एयर का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो एम डॉट ड्राई एयर एट स्टेट 1 विल बी इक्वल टू एम डॉट ड्राई एयर एट स्टेट 2. तो कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर विल नॉट चेंज. What will change? The water vapor at state 1 and water vapor at state 2 will be different because we are adding steam. So mass steady state device मान लेंगे, steady state steady flow. तो m dot in minus m dot out is equal to dm by dt cv, and for steady state steady flow this is 0. So straight away writing it as 0. तो मास कैसे एंटर हो रहा है, ड्राई एयर की बात नहीं कर रहे हैं हम. सो मास ऑफ वाटर वेपर at state 1 plus mass of steam minus mass of water vapor at state 2 is equal to 0. ठीक है. तो m डॉट एस क्या हो जाएगा, इट इज़ m डॉट v2 माइनस m डॉट v1, ठीक है. सो एट मतलब इतने टेम्परेचर पे और इस और वी कैन व्हाट वी कैन डू इज़ वी नो फाई ना, फाई relative humidity is defined as partial pressure of water vapor at that temperature to the saturation pressure at the same temperature, ठीक है. तो यहाँ से PV1 आ जाएगा. PV partial pressure of water vapor and state 1 is nothing but phi1 times P sat 1, ठीक है. P sat 1 पता है, phi1 पता है, so this is PV1. Similarly PV2 will be also phi2 times P sat 2, ठीक है. PV1 आ गया, PV2 आ गया. अब क्या कर सकते हैं हम, वाटर वेपर एट दिस कंडीशन कैन बी एज्यूम्ड एज एन आइडियल गैस. सो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ स्टेट वी नो दैट PV इज इक्वल टू MRT, वेयर R इज स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, नॉट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. सो स्टेट 1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, पहले स्टेट 2 के लिए. सो PV2 V dot will remain same because we are concerned with the mass flow rate, and m dot 2 are T2. Similarly PV1 V dot m dot 1 are T1, ठीक है. Assuming water vapor as ideal gas, ठीक है. तो m डॉट 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, m डॉट v2. तो ये हो जाएगा आपका PV2 टाइम्स v डॉट डिवाइड बाई R T2 माइनस PV1 v डॉट R T1, ठीक है. दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये R फॉर वाटर वेपर है, ठीक है. तो R फॉर वाटर वेपर इज़ नथिंग बट R बार बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर वेपर विच इज़ 18, ठीक है. ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है. सिमिलरली हियर वी आर यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट, सो T1 एंड T2 विल बी इन केल्विन, ठीक है. तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. PV2 क्या आ जाएगा हमारा, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, MS इज़ नथिंग बट phi2 P sat 2 V डॉट बाय R और R बार बाय 18 इंटू T2 इज़ नथिंग बट 25 आई थिंक. तो ये हो गया आपका 298 माइनस phi1 PV1 V डॉट R बार बाई 18 इंटू 293, ठीक है. तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आपका जो मास फ्लो रेट आएगा 4.3160 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड. बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, kg पर मिनट में पूछा है. तो kg पर मिनट में पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है. वाई, बिकॉज 1 सेकेंड इज़ नथिंग बट 1/60 मिनट.
तो ये क्या हो जाएगा 4.3160 इंटू 10 का पावर -3 kg। 1 सेकेंड इज़ 1/60 मिनट। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो योर m.s विल बी इक्वल टू 0.2589 kg पर मिनट। ओके, आई होप यू गॉट दिस। 0.2589 इज द करेक्ट आंसर। लेट मी राइट इट ऑन अपर साइड। ठीक है, इट इज़ इन kg पर मिनट। नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, what they have given is एक ऑफिस है, ऑफिस यूजेज अ हीट पंप। सो सपोज दिस इज योर हीट पंप, वर्क इज सप्लाइड टू इट टू रिसीव 5 kg 500 किलोजूल पर डे। ठीक है, टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 300 Kelvin. So this is hot space. It is receiving heat per day of amount 500 kg in order to maintain this temperature at 300 Kelvin. तो ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है विच इज़ एट 280 Kelvin एंड सप्लाइंग इट टू ऑफिस रूम। ठीक है, ऑल्सो COP ऑफ द हीट पंप, COP of the heat pump is 60% of its theoretical maximum value. COP actual is equal to 0.6 times COP ideal. इसका ये मतलब है। ठीक है, अभी ideal heat pump is nothing but Carnot heat pump which depend only on temperature limit. So we know that the COP of Carnot heat pump is nothing but TH upon TH minus TL. ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.6, TH is 300 minus 280, 0.6 इंटू 300 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा आपका COP एक्चुअल। ठीक है, अभी उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क W एक्चुअल बाय मिनिमम थ्योरेटिकल वर्क W मिनिमम। ठीक है, तो एक्चुअल वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ COP ऑफ एक्चुअल हीट पंप इज़ नथिंग बट डिजायर्ड इफेक्ट विच इज़ नथिंग बट 500, ठीक है, किलोजूल पर डे एंड वर्क इनपुट, ये किलोजूल पर डे में है तो ये भी किलोजूल पर डे में आएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 0.6 इंटू 300/20। सो दिस इज़ योर W एक्चुअल। लेट मी राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ से एक्चुअल वर्क डन कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअल वर्क आउटपुट विल बी इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 9 किलोजूल पर डे। अभी मिनिमम कैसे निकलेगा, COP ऑफ थ्योरेटिकल हीट पंप और Carnot heat pump will require minimum work input in order to run the heat pump. So it is nothing but TH upon TH minus TL. So it is 300 minus 280, 300 by 20, 15. And also ये जो कंस्ट्रेंट है कि 500 kg पर डे सप्लाई करना ही है हीट पम्प में, ये एक्चुअल रहे या Carnot रहे दोनों में वैलिड होगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस वर्क की जगह पे मिनिमम वर्क। ओके, बिकॉज COP इज डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो सिमिलरली वी कैन राइट W min एज 500 डिवाइड बाय 15। तो W एंड इट विल ऑल्सो बी इन किलोजूल पर डे। वाई, बिकॉज 500 वॉज इन किलोजूल पर डे। तो W एक्चुअल बाय W मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, इट इज इक्वल टू, या एक्चुअल इज 500 by 9 and it is 500 by 15, so it is 15 by 9. So 15 by 9 after solving we get 5 by 3 which is nothing but 1.67. Yeah, so 1.67 is the correct answer for this question. I hope you got the solutions that I
did in this video. So thanks for watching, and please let me know in the comment section if you have any doubt or something. And thanks once again for watching.